मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 6 पद परिचय में एक बार फिर से दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे आपके जज्बे एवं जुनून की। आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है, आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है, बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। कोई एक अच्छा औलाद आप भी बनना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में, इसलिए एक अच्छा औलाद बनने के पहले औलाद तो आपको बनना ही पड़ेगा। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं पार्ट नंबर 6 पद परिचय के अंतर्गत हम चलते हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 5 में हमने चर्चा किया था काल तक। आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग या अनुति के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि प्रयोग और अनुति क्या है। ठीक, प्रयोग को हम इंग्लिश में यूज कहते हैं और प्रयोग को ही हम दूसरे शब्दों में अनुति कहते हैं। एक बात समझ में आ रही है? आइए चलते हैं। प्रयोग का संबंध इस बात से है कि वाक्य में क्रिया की संज्ञा के अनुसार बदल रही है। मतलब हम ये जानते हैं कि जो क्रिया बदल रही है वह किस संज्ञा के अनुसार बदल रही है। ठीक है, बस इतना ही हम प्रयोग में जानेंगे। हिंदी में क्रिया, कर्ता, कर्म की अनुति के उनके 3 नियम है। अर्थात हिंदी में क्रिया का प्रयोग, क्रिया कैसे बदलती है उसके 3 नियम है और उसे हम कर्ता और कर्म के अनुसार ही समझेंगे। यहां दिया है कर्ता कर्म, तो कर्ता को भी हम संज्ञा कहेंगे और कर्म के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। जो कर्म, कौन सा कर्म हो रहा है वो भी एक संज्ञा है। ठीक है, यहां देखिए, अर्थात प्रायः क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार ही अपना रूप परिवर्तित करती है। पहले भी आपको बताए हैं कि राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, पढ़ रहा है। सीता अगर हो जाए संज्ञा, सीता पढ़ रही है, तो क्रिया भी रही है हो जाएगी। ठीक है, उसी को बता रहा है कि प्रायः क्रिया कर्ता की संज्ञा, जो कर्ता की संज्ञा होता है, जो कर्ता का नाम है, उसी के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अगर कर्ता की संज्ञा अर्थात कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्ता अर्थात कर्ता की संज्ञा, जो कर्ता का नाम है, वह यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। उसी को ये कह रहा है। और कर्ता के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप तय करती है। कौन? क्रिया। जैसे बच्चा क्या है? कर्ता संज्ञा है, इसी को हम कर्ता संज्ञा कहें। तो बच्चा क्या है? ये पुल्लिंग है, इसलिए हम क्रिया भी पुल्लिंग लगाया, पीता है। अगर ये बच्ची होती तो पीती है कर देता। ठीक है, तो बच्चा दूध या चाय पीता है, तो दूध या चाय ये क्या हो जाएगा? ये तो कर्म है, इसको भी हम संज्ञा कहेंगे, ये भी कोई नाम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कर्ता की संज्ञा के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए हम पीती हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम नियम 1 को तो हम जान गए। नियम 1, 3 नियम है। फिर कह रहे कर्ता की संज्ञा के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होने के कारण इस प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। यानी कर्ता यदि पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और इसी प्रयोग को हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं। कर्तरी का मतलब हो गया कर्ता का प्रयोग, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाए तो इस प्रयोग को, इस यूज को हम क्या कहेंगे? कर्तरी प्रयोग कहेंगे। अब आइए चलते हैं नियम 2 के बारे में जानते हैं। नियम 2 क्या कहता है? संज्ञा 1, संज्ञा 1 का मतलब ये कर्ता है, संज्ञा 2 का मतलब ये कर्म है, और यहाँ क्रिया है। अब क्या कह रहा है? संज्ञा के साथ परसर्ग लगा रहा है।
परसर्ग का मतलब विभक्ति चिन्ह, जैसे संज्ञा के साथ ने लगता है, ठीक है, कुछ भी लग सकता है, मतलब ने लगता है, उसको कह रहा है। नियम 2 में परसर्ग लगाकर यदि हम करेंगे तो कैसे बदलाव होगा उसके बारे में बताएगा। कह रहा है यदि कर्ता की संज्ञा के साथ कोई भी परसर्ग लगा है, इसमें परसर्ग नहीं लगा था, लेकिन इसमें कह रहा है परसर्ग यदि लगा है तो क्रिया इसके अनुसार बदलेगी, कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। समझ में आ गई? अगर संज्ञा कर्ता संज्ञा के साथ परसर्ग लगा है तो क्रिया इस कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगी, बल्कि कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म जो संज्ञा होगी उसी के अनुसार। जैसे बच्चे या लड़की ने दूध पिया, बच्चे के साथ ने लगाया, लड़की के साथ, ठीक है। तो दूध क्या है? दूध पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। यानी कि जो कर्म है, इस कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। लेकिन ध्यान देना है कि कर्ता के साथ कोई परसर्ग लगा हो। बच्चे या लड़की ने चाय पी तो बच्चे बहुवचन है, ठीक है, लड़की स्त्रीलिंग है तो हमने पी कर दिया। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसके अनुसार हमने इसको बदल दिया, इसके अनुसार नहीं। बस ये देखना है कि इसमें कोई परसर्ग लगा है। कर्म को हम देखेंगे कि यह स्त्रीलिंग है तो हमने क्रिया भी स्त्रीलिंग कर दिया। तो इस तरह कर्म की संज्ञा से बदलने के कारण इस प्रयोग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। और इसमें कर्ता के अनुसार बदला तो कर्तरी प्रयोग, यहाँ कर्म के अनुसार बदला तो कर्मणि प्रयोग। बस ध्यान देना है कि कर्ता के साथ ने लगा हो। अगर ने नहीं लगा है तो वह कर्तरी प्रयोग में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आनी भी चाहिए। नियम 3, संज्ञा 1। संज्ञा 1 का मतलब कर्ता को कह रहा है, कर्ता के साथ परसर्ग यहां लग रहा है। और संज्ञा जो 2 है ये कर्म है, कर्म के साथ भी परसर्ग लग रहा है। लेकिन नियम 2 में क्या है? संज्ञा के साथ कर्ता के साथ परसर्ग लगा, कर्म के साथ नहीं। लेकिन इसे में क्या है? कर्ता के साथ भी परसर्ग लगेगा और कर्म के साथ भी परसर्ग लगेगा। और कैसे बदलेगी क्रिया उसके बारे में बता रहा है। क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में बदलेगी। कैसे बदलेगी इसके बारे में जानिए। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसर्ग आता है, मतलब कोई विभक्ति चिन्ह आती है, तो क्रिया किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलेगी। न कर्ता के अनुसार बदलेगी और न ही कर्म के अनुसार बदलेगी। किसके अनुसार बदलेगी? ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी, ठीक है। अगर कर्ता के साथ भी परसर्ग लगा है, कर्म के साथ भी लगा है, तो यह क्रिया न कर्ता के अनुसार बदलेगी न कर्म के अनुसार। यह सदैव किस रूप में होगी? अन्य पुरुष। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता अपने लिए, मध्यम पुरुष का मतलब सामने के लिए, अन्य पुरुष का मतलब तीसरे के। पुल्लिंग और एक वचन में होगी। जैसे बच्चे या बच्चों, इन दोनों में से कोई एक रहे, ठीक है, उसके साथ ने लग गया, ठीक है, उसके साथ क्या लग गया? ने लग गया। ने लड़की या लड़कियां, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो इनके साथ भी ने लगा, इनके साथ भी ने लगा, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के साथ ने लगा। बच्चे ने दूध या चाय को पिया। दूध या चाय, इन दोनों की जगह पर कोई रहे, इसके साथ भी कोई विभक्ति लग गई, यहाँ को विभक्ति लगी, ठीक है। यानी ये बच्चे बच्चों, लड़के लड़कियां, ये क्या है? ये दोनों एक कर्ता है, ठीक है। कर्ता के साथ ने विभक्ति। ये दूध और चाय, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, इसके साथ भी को विभक्ति, दोनों के साथ विभक्ति लगी, परसर्ग लगा। ये जो पिया है, ठीक है, यह हमेशा सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगा, ठीक है। यानी कि जिससे कर बच्चों ने दूध या चाय पिया,
वक्ता जिससे बोल रहा है उसको नहीं कर रहा, किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ अन्य पुरुष है। ठीक है। और पुल्लिंग है, पिया क्या है, पीना क्या है, पुल्लिंग है, और क्या है, एक वचन। ठीक, बात समझ में आ गई। ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं। इन तीनों नियम के अनुसार ही प्रयोग अन्वति का यूज 3 नियम के आधार पे होता है। राइट। यहाँ चूंकि क्रिया न तो कर्ता से बदलती है न कर्म से, अतः इस प्रयोग को भावी प्रयोग कहा जाता है। अर्थात भाव जो आया उसी के अनुसार हमने प्रयोग कर दिया। भाव क्या आया, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आया, इसलिए इसका नाम हमने रखा भावी प्रयोग। कुछ ध्यान रखने की बात कह रहा है, इसके पहले जो भी नियम बताया उसी नियम की पुनः चर्चा कर रहा है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्तरी प्रयोग होता है, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग तीनों ही संभव है। ठीक है। यानी कर्तृवाच्य के प्रयोग में, वाक्यों में कर्तरी प्रयोग भी हो सकता है, कर्मणी प्रयोग भी हो सकता है, भावी प्रयोग भी हो सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग ही होंगे। यानी कर्मवाच्य के प्रयोग में 2 प्रयोग हो सकता है, कर्मणी प्रयोग, भावी प्रयोग। क्योंकि अकर्तृवाच्य का वाक्य होने के कारण कर्ता के बाद ये 2 प्रसर्ग लग ही जाता है। यानी अकर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता न हो, वहां कर्ता के बाद से या के द्वारा प्रसर्ग लगता ही लगता है। भाववाच्य में केवल भावे प्रयोग ही होगा, क्योंकि कर्ता के बाद या तो से या तो के द्वारा होता है और अकर्मक क्रिया होने के कारण कर्म यहां होता ही नहीं है। राइट। अब इसमें जो भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। अविकारी अथवा अव्यय। अविकारी का मतलब जिसमें विकार न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसका कोई व्यय न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। शब्द का अर्थ ही है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो, कोई परिवर्तन न होता हो, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण व्याकरणिक कोटियों में कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आज, कल, तेज, धीरे, अरे, वो, किंतु, पर, ताक आदि क्या अव्यय शब्द है। ये कहीं भी आ जाए, इनके स्त्री, लिंग, वचन, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अव्यय शब्दों के मुख्य भेद होते हैं। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे कछुआ की जगह पर कोई पुल्लिंग आ जाए, स्त्रीलिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक वचन हो जाए, बहुवचन, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे गाड़ी तेज चल रही है तो तेज क्या है, ठीक है। अच्छा चलिए, क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है। विधि या रीति है, रीत यहाँ की, प्रीत यहाँ की, गीत यहाँ की, गाता हूँ मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ये गाना जो है, रीत का मतलब कोई रीति विधि, जैसे किस रीति से आप आए, क्या रीति रिवाज जो होते हैं। यहाँ पे जो क्रिया विशेषण होगा वो रीति की बात करेगा। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है तो कैसे चल रही, किस रीति से चल रही, किस विधि से चल रही, तेज या धीरे। तो तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषताएं बता रही है। क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन सी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, जो रीति के बारे में बता रही है। जैसे कई है, अचानक, तेजी से, भली भांति, जल्दी से, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए,
वह स्थान से संबंधित बताए। क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में जानकारी दे, जैसे यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे ऊपर, बाहर भीतर, आसपास। ये क्या है? स्थान के बारे में बता रहे हैं। जैसे कमला ऊपर बैठी है, तो बैठी क्या है? क्रिया है। और ऊपर क्या है? इसकी विशेषता बता रही है कि वो कहाँ बैठी है। ऊपर। ऊपर जो क्रिया की विशेषता बताए वही विशेषण क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर क्या है? क्रिया विशेषण। लेकिन यह स्थान का बोध करा रहा है कि कहाँ बैठी है। कहाँ से प्रश्न करेंगे? ऊपर बैठी है। ठीक है, आइए। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के संबंध, समय से संबंध विशेषता को बताते हैं। यानी समय के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, किस समय हो रही है। आजकल ये भी क्या है? समय है। कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को 4 बजे, हर साल। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कब प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन वह समय के बारे में बताए, वह क्रिया किस समय हो रही है। राइट। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में हुई। अतः इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना या कितनी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। वह दूध बहुत पीता है। पीता क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, निश्चित नहीं बता रहा है, अनिश्चित परिमाण। ठीक है, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। जितना और उतना, ये सब क्या है? क्वांटिटी बता रहा है। खाने की विशेषता बता रहा है। जितना उतना, तो जितना उतना क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वो थोड़ा ही चल सके। अब थोड़ा क्या है? ये क्वांटिटी बता रही है। अब नेक्स्ट, अभी हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हम संबंध बोधक, और ये इसके बाद पार्ट नंबर 7 में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना होगा और हाफ ईयरली में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रस से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा, तो बेसिक आपको पढ़ा देंगे। ठीक, हाफ ईयरली के लिए। और उसके बाद तो हम क्लास में शुरू से आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं। आप क्लास जरूर कीजिए। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।